कुंडलियां बस ध्यान से देखते रहो और उंगलियां कैसे चल रही हैं बस ये देख लो, फिर पता चल जाएगा कि क्या चीजें हो रही हैं। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज बुधवार है। जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम सागर पोखरेल है। ये नेपाल से हैं, तुलसीपुर से। 1 साल से भी ज्यादा वक्त से ये मुझसे जुड़े हैं। मेरे कार्यक्रम बनाते 2 साल होने वाले हैं और इनकी कुंडली देखनी जरूरी है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जहां जन्म कुंडली के कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जन्म कुंडली पे और इनके सवालों के उत्तर के साथ। मुझे कल ये जान करके आप लोगों से ये बहुत अच्छी बात लगी कि आप लोग ये मुझे कह रहे हैं कि नहीं, मैं कार्यक्रम लंबे बना सकता हूँ। मैं लंबे बेवजह की चीज़ें नहीं बनाता कार्यक्रम में, उसे एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बारे में आप लोगों को तह तक बताने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे ये बात लगभग कल के जितने भी लोग मेरे वास्तविक दर्शक हैं या जितने भी हैं, उन सब ने ये बात कही कि नहीं, आप कार्यक्रम अच्छे से बेफिक्र होकर के बनाया करिए। तो अब से ये बात भी याद रहेगी। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। विक्रम संवत 2053, शक संवत 1919। यहाँ इनका जन्म हुआ है 5:30 और व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है। मतलब सूर्य की रोशनी मस्तिष्क पे पड़ रही थी, क्योंकि सूर्य पहले से ही उत्तरायण में बली हो जाते हैं और उनका प्रभाव सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक होता है उसका सकारात्मक या अच्छाई के तौर पे देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति का जन्म 5:30 बजे सुबह का है। ये नेपाल के हैं। 5:30 बजे सुबह यानी कि सूर्योदय अभी हुआ ही है और खास करके उत्तरायण में जन्मे होने के कारण सूर्य वाली स्थिति अच्छी है। व्यक्ति अगर सत्कर्म से युक्त और नैतिकता का पालन हमेशा करता रहेगा तो सफलता को मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मा है व्यक्ति, अपने जन्म स्थान से दूर जाए। वैशाख माह, ग्रीष्म ऋतु, चैत्र और वैशाख दोनों का प्रभाव है और ग्रीष्म ऋतु के होने के कारण व्यक्ति को जल ज्यादा ग्रहण करना चाहिए। ऐसी स्थितियों में कि व्यक्ति का जन्म जब वैशाख और चैत्र का हुआ हो तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धन कमाने का प्रयास करे और जितनी ज़्यादा दूर जाएगा उतना ही ज़्यादा लाभ होने की स्थितियां बनती हैं। इसके बाद इसी का एक प्रभाव और होता है कि विदेश जा करके, अपने जन्म स्थान से दूर जा करके ही व्यक्ति कई बार, जब जैसे आप मान लीजिए कहीं दूर गए पैसे कमाने के लिए, तो कई बार होता है कि हम जीवन तो बिता देते हैं पर हमें उसके मुताबिक हमारे पास बैलेंस नहीं बनता है। तो ये भी एक जन्म कुंडली का ही प्रभाव होता है कि हम कहाँ जा करके रहेंगे तो हमारा बैलेंस जो जीवन पर्यंत हमने कमा के रखा है वो दिख रहा है। तो अगर इस व्यक्ति की कुंडली में देखता हूं, ये हैं 1997 के, तो अगर जन्म स्थान से दूर जा करके धन कमाएंगे तो वो धन दिखेगा। काम होना और धन बचा करके रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आपका पैसा आया और यूं ही खत्म हो गया, पर वो दिख नहीं रहा है जीवन के क्षेत्र में, या जीवन पर्यंत धन कमाते ही रह गए, बचा नहीं पाए। तो ये स्थितियां अगर व्यक्ति दूर जाकर के रखे तो ये अच्छी बात है। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा पापक हो जाएंगे। इस वजह से घर में थोड़ी सी या जीवन का आरंभ तकलीफ से युक्त हो सकता है। आरंभ जीवन का कष्ट से युक्त होता है और घर में व्यक्ति को कई बार माता से पक्ष मजबूत मिलता है पर फिर भी मन कमजोर होता है। लगातार मन में सवाल पैदा होते हैं, कई बार चीजें पूछने वाली स्थितियां होती हैं, व्यक्ति सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। और एक बात और बता दूं तो कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के होने के कारण मन संशय से युक्त रहता है और कंफ्यूजन बना रहता है। शीत जनित बीमारियां होती रहती हैं, व्यक्ति सुंदर होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जन्म गुरुवार को हुआ है। गुरुवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति सुंदर होगा, श्रेष्ठ होगा, विचार अच्छे होंगे, भौतिकता से ज्यादा इसको आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति का लाभ मिल सकता है। अगर व्यक्ति प्रयास करे तो आराम से उसको भौतिकता से ज्यादा
आध्यात्मिक क्षेत्रों में उन्नति मिल जाती है। और दरअसल उसको उसका प्रश्रय भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली आप दिनचर्या में शामिल रहें और दिन प्रतिदिन खाली एक ही काम धन 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 करते रहें। कुछ काम और कुछ वक्त हमें हमारे ईश्वर को जरूर समर्पित करते हुए चलना चाहिए। व्यक्ति का जन्म सतभिखा में हुआ है, धार्मिक होगा और श्रेष्ठ है। अपने आप को हमेशा ही समझते रहें कि मेरे अंदर कमजोरी क्या है। और एक बात और बताता हूँ, शतभिखा में जन्मे लोग गलत नहीं होते, ये राहु से प्रभावित होते हैं। और जन्म कुंडली में शतभिखा का दूसरा चरण है, यानी कि व्यक्ति अगर काम अपना करना चाहे तो भी कर सकता है, अगर नौकरी भी करना चाहे तो कर सकता है, पर अपने काम और खुद के व्यवसाय के योग ज्यादा हैं। व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्रों में जा सकता है, लोहे से संबंधित कारोबार कर सकता है और जल से संबंधित व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, मशीनरी का काम आसानी से कर सकता है। ऐसी स्थितियों में कि व्यक्ति की कुंडली में जब शतभिखा नक्षत्र हो तो व्यक्ति को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अपनी स्थिति को बिल्कुल क्लियर करें। और ऐसी स्थिति में अगर असहयोग कहीं से मिलने वाली है, इस कंफ्यूजन के बढ़ाने में या फिर कंफ्यूजन रहने में अगर कोई सहयोग मिलने वाली है तो वो चंद्रमा के पापक बनने के कारण। अगर वो शुभग होता तो ये स्थिति नहीं होती। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के हैं, मेहनत कर सकते हैं आप, आपके अंदर दिव्य क्षमता है मेहनत करने की, उसको निखारिए और जितनी ज्यादा हो सके सुबह जल्दी जग करके भागने का प्रयास करिए। आरंभ और दिन के पहले भाग में, पहले हिस्से में जितना ज्यादा हो सके दिन के काम को निपटाने का प्रयास करिए, ये आपको मदद करेगा। और इस दौरान जैसे अगर 5:30 बजे आप अगर जग जाते हैं तो प्रयास ये करिए कि 10 बजे तक आपके दिन का पूरा का आधा काम हो सके। ऐसे में आपको इस समय पे किए गए कर्मों का फल आसानी से मिल जाएगा। ये बात है और ये कुंडली की बात है, ये ऐसे नहीं बोल रहा। आगे बढ़ने पे पता चलता है ब्रह्म योग और विष्टिकरण, ये बेहतरीन है। व्यक्ति शुद्ध होता है, विरंची होता है, ब्रह्मा के सदृश और श्रेष्ठ होता है, मति बुद्धि का अच्छा होता है, अपने परिवार का पोषक होता है। पर कुटुंबजनों से थोड़ी हानि होती है और व्यक्ति चाहते हुए भी उनका मन और हृदय कई बार नहीं जीत पाता है। माता में संबंध अच्छे होते हैं, पिता से कमजोरियां बनी रहेंगी, ये बात आगे भी बताऊंगा। ये आपका पंचांग है। अब आइए आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियां बता देता हूं। देखिए एक बात बताता हूं, ग्रहों को समझना है तो उसको सबसे पहले ये देख लीजिए कि वो बैठा कहां है। आपकी कुंडली में वो किस भाव का अधिपति बनता है और वो अपने भाव से कहां गया है, अच्छे भाव में गया है या बुरे भाव में, और साथ ही साथ उसकी डिग्री क्या है और नक्षत्र क्या है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। ये सारी चीजें आवश्यक होती हैं देख लेने के लिए। सबसे पहले अगर सूर्य की बात करता हूं तो आपकी कुंडली में सूर्य उच्च की राशि में बैठे हैं और वो होते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति, यानी कि पंचम भाव के अधिपति लग्न में और लग्न के अधिपति पंचम में। अब जरा गौर करिए तो आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल का परिवर्तन योग बना और ये त्रिकोण के अधिपति लग्न के अधिपति के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो भरणी नक्षत्र का बैठा है। लग्न के अंदर अगर देखता हूं तो ये पहले ही घर में बुध और सूर्य का बैठना, जहां पे बुध की डिग्री है 7 अंश की, वो अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य जो हैं वो 17 अंश के हैं। तो यहां पे सूर्य ने बुध को अस्त किया है। और शुक्र की डिग्री अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में 25 अंश की है, तो ये सम संख्या की नहीं विषम संख्या की राशि है। ऐसी अवस्था में शुक्र मृतप्राय हो जाएंगे। सूर्य की डिग्री 25 अंश की मैंने बात करी, नहीं 17 अंश के, तो वो युवा है। चंद्रमा आपकी कुंडली में शतभिखा नक्षत्र के, ये राहु के नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हैं और इनकी डिग्री है 12 अंश की, यानी कि ये भी युवा है। मंगल आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति होकर के पंचम भाव में बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, ये शुक्र का नक्षत्र होता है। इनकी डिग्री है 23 अंश की, यानी कि ये विषम संख्या की राशि और 23 अंशों का ग्रह ये वृद्ध हो जाएगा। मतलब ये अपने प्रभावों को लग्नेश दृष्टि में कमजोर करने वाले हैं, क्योंकि डिग्री वृद्ध अवस्था को प्राप्त कराने वाली जा रही है। अब बात बुध की करूं तो बुध अस्त है और वक्री भी है, अशुद्ध होगा वक्री हो जाएगा तो, और वक्री है, इसकी डिग्री है 7 अंश 23 कला। ऐसी अवस्था में ये आपकी कुंडली में कमजोर हो रहा है। और एक बात और कहता हूं, कमजोर नहीं कहूंगा उसको, पर दुखी है वो, कुमार अवस्था का होगा, 7 अंश का ग्रह, ऐसे कमजोर नहीं कहे जाएंगे। पर एक बात बता देता हूं, ग्रह कुमार अवस्था का ठहरा
और उसके बाद वो वक्री भी हुआ और बनता कहाँ का अधिपति है? रोगेश। रोग का अधिपति लग्न में गया, यानी कि व्यक्ति की प्रवृत्ति रोग से युक्त हो सकती है, क्योंकि अगर जिस भी भाव का अधिपति लग्न में बैठेगा तो प्रकृति वैसी देगा। तो तात्पर्य कहने का कि व्यक्ति को नशों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, पर चेहरा सुंदर होगा, क्योंकि बुध है वो बैठा है तो व्यक्ति को बेहतरीन बनाएगा। देखने में व्यक्ति अच्छा होता है, चेहरे पे या मुंह पे तिल वगैरह के निशान होते हैं, गाल भरे हुए होते हैं और गला ठीक होता है, देखने में सामान्य लंबाई का व्यक्ति होता है। ये स्थितियां चेहरे पे एक अलग दिव्य छटा होती है जो कि लोगों को आकर्षित करने के लिए काफी होती है। ये बुध तक की बात थी। गुरु आपकी कुंडली में नीच के होकर के बैठे हैं, मित्र के नक्षत्र में बैठे हैं और वो लग्न का अधिपति होता है, यानी कि गुरु नीच के हुए भाग्य भाव के अधिपति होकर के धर्म कर्माधिपति योग लगा रहे हैं और साथ ही साथ वो भी शनि के साथ परिवर्तन में है। इस वजह से यहाँ पे उनका निचत्व होने का कोई प्रमाण नहीं है और न ही कोई फल होगा। ऐसी स्थिति में ग्रह ठीक है, दसम स्थान का ही वो फल करेगा, भाग्य भाव का फल करेगा। डिग्री में भी गुरु की डिग्री 25 अंश की है, 47 कला की, और शनि 20 अंश के। ऐसी स्थितियों में इनके निचत्व के भंग होने की स्थिति संपूर्णतया लागू होती है। ऐसा इस वजह से भी क्योंकि जन्म कुंडली में शनि की चौथी दृष्टि, 10वीं दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पे जा रही है। ऐसी स्थितियों में भी ये निचत्व भंग होने की स्थितियां बनती हैं। अब बात करूंगा तो आपकी कुंडली में गुरु नीच के हुए हैं और वो 25 अंश के हैं और वो सम संख्या की, यानी कि ग्रह यहाँ पे बाल अवस्था का हो जाएगा। उसके बाद बात करता हूं शुक्र की बात। तो शुक्र की बात मैंने करी थी कि वो 25 अंश का है तो मृतप्राय है, तो शुक्र मृतप्राय, गुरु बाल अवस्था के, और शनि आपकी कुंडली में बैठे हैं 20 अंश 21 कला, रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। ये बुध का नक्षत्र होता है और ऐसी स्थिति में वो 20 अंश के हैं तो ठीक है, वो सामान्यतया बेहतरीन परिणामों को देने वाले हैं। राहु केतु की स्थितियां अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में वो दोनों, एक कन्या और दूसरा मीन, ये सम राशि के नहीं स्वराशि के होकर के बैठे हैं। ऐसी स्थितियों में अगर इनकी डिग्री देखता हूं तो 4 अंश के हैं ये दोनों ग्रह, तो मृतप्राय है। राहु केतु मृतप्राय 12वें भाव से उनका संबंध बन रहा है तो व्यक्ति को भटकाव देता है और कई बार भटकने वाला बना देता है। अब ये तो स्थिति ग्रहों की थी जिसे आप आसानी से समझ गए होंगे। अब आपकी कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण बात बता देता हूं जो आरंभ में ही जान लेना जरूरी होगा और ध्यान से समझिएगा ये स्थितियां कैसी बनती हैं। आपकी कुंडली में लग्न में ही सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं। और एक बात बताता हूं, पोखरेल जी आप 1997 के हैं और जो ये स्थिति बन रही है ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में गुरु नीच का होकर के बैठा है केंद्र में, भाग्य का अधिपति है। ध्यान से समझिएगा और जितनी ज्यादा हो सके गहराई से समझने का प्रयास करिएगा। यहां से दक्षिण भारत के लोग पिता का विचार करते हैं, हमारे उत्तर भारत में पिता का विचार यहां से किया जाता है, दोनों भाव क्रमशः। यहां से पति पत्नी के साथ सुख के प्रभाव को भी देखा जाता है और जन्म कुंडली में यहां से पिता के व्यवसाय और पिता के कर्म को देखा जाता है। सूर्य से चौथे भाव में अगर एक अच्छे ग्रह की राशि जैसे कि बन रही है चंद्रमा की, अगर ये बने तो पिता से संबंध अच्छे होते हैं। और अगर चंद्रमा अच्छा रहा या फिर सूर्य से चौथे भाव में अगर चंद्रमा की स्थिति बनती है तो संबंध इमोशनली तो होंगे यहां, क्योंकि सूर्य से जस्ट आगे 4 नंबर लिखा है और मूलतः चंद्रमा को यही बैठना भी होता है, ये माता का घर होता है। चंद्रमा यहां का अधिपति हुआ पर बैठा कहां? जाकर के कुंभ में। ये व्यक्ति को शुद्ध सात्विक इंसान, दार्शनिक, अच्छे मन वाला, अच्छे चित्त वाला, अच्छे विचारों वाला और श्रेष्ठ बनाता है। व्यक्ति बदला लेना नहीं चाहता है किसी से और अपना काम करना चाहता है, धन कमाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है और ये सारी स्थितियां आपकी कुंडली में हैं। पर एक बात बताऊं, आपकी कुंडली में माता भाव का अधिपति या सूर्य से, यहां पे मैंने शुक्र को भी घेरा हुआ है, इसको छोड़ना नहीं, अभी उसकी बात भी बताऊंगा। तो सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे जन्म कुंडली के 7वें भाव के अधिपति लग्न में बैठ करके लग्न को देख 7वें भाव को देख रहे हैं। सूर्य से चौथे घर में शुभ ग्रह की राशि बनी। नैसर्गिक रूप से चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं पर आपकी कुंडली में वो पापक बन रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पिता के साथ संबंध मनमुटाव से युक्त होंगे। ऐसा इस वजह से भी हो रहा है। उसका दूसरा प्रमाण यहां से मिल रहा है कि वो शुक्र के साथ युति में है
और शुक्र और सूर्य एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। पसंद नहीं करना और पसंद करना, इसके पीछे का तर्क बताता हूं। सूर्य भौतिकवादी ग्रह नहीं होता है, शुक्र भौतिकवादी ग्रह है। सूर्य यह चाहता है कि व्यक्ति को श्रेष्ठता का मार्ग दिखाया जाए और शुक्र उसमें खलल डालने का काम करते हैं, व्यक्ति को भौतिकवादी बनाते हैं। मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में व्यक्ति को यात्रा देने वाले होते हैं, जबकि सूर्य नैतिकता का और मोरल वैल्यू को बनाने वाला ग्रह होता है। अगर जिसकी भी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होती है, निश्चित रूप से उस जातक से गलतियां होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाती हैं। आपकी कुंडली में भी यह स्थिति हो सकती है, पर सूर्य युवा है और उच्च का है। अपने प्रभावों को, अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने जो माफ करने की शक्ति है उसको बढ़ाइए। महत्वाकांक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो ठीक है अपनी जगह पे, वो श्रेष्ठ है और अच्छी स्थिति में है। पर एक बात बता देता हूं, सूर्य जब उच्च का हो, युवा हो और बेहतरीन स्थिति में जा रहा हो, तो यहां पे व्यक्ति को काफी संभल करके रहना होता है, नहीं तो लोग उसे कई बार मतलबी, हठी, जिद्दी, गुस्सैल और बहुत ज्यादा अड़ियल कह देते हैं। ऐसी अवस्थाओं में कि व्यक्ति की कुंडली में जब सूर्य पे बुध का असर हो, वो रोगेश है, तो व्यक्ति को मन का रोगी भी बना सकता है और व्यक्ति लगातार कंफ्यूजन में भी रह सकता है। ऐसा इस वजह से भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, दिल से करता हूं काम, क्योंकि चंद्रमा पापक बन रहे हैं। कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं ना, और ये कुंभ राशि है जिसका अधिपति शनि आपकी कुंडली में 12वें बैठा है। मतलब व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, उस राशि का अधिपति इस कुंडली में 2 अच्छे भावों का अधिपति नहीं होता है। वो प्रोफेशनलिज्म के लिए काफी है, पर व्यक्ति के एक इंसान के तौर पे जो परिभाषा गठित होनी चाहिए, उसकी स्थितियां कुंडली में कमजोर हैं। ये बात इसलिए भी बनती है क्योंकि जन्म कुंडली में शुक्र लग्न में बैठे हैं, तो व्यक्ति को भौतिकवादी सोचों से या भौतिकवादी सोच से निर्मित बनाएंगे, क्योंकि वास्तव में चंद्रमा शतभिखा का है और यह व्यक्ति को कई बार सवालिया बनाता है, पर स्त्रीगामी बना देता है, दूसरों की स्त्रियों को पसंद करने वाला बना देता है। अपनी स्त्री से मनमुटाव रहेगा और दूसरे की जो स्त्री है वो प्यारी लगेगी। एक बात और बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। जन्म कुंडली में जब पंचम भाव में मंगल बैठा हो और वो लग्नेश के साथ जब उसकी स्थिति बनती हो, ये मंगल की बात करता हूं, ये सूत्र है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर मंगल बैठा हो और लग्नेश के साथ उसका कहीं से भी संबंध बनता हो, तो व्यक्ति अपने पुत्र को प्यार नहीं करता है और दूसरों के पुत्रों को अपने पुत्र के जैसा प्यार करता है। यह ठीक है कि हमारा जीवन प्रेम बांटने का होता है, पर आपका पुत्र आपसे अपेक्षा भी तो रखता है। तो ये याद रखिएगा बात, अपनी पत्नी ही आपकी पत्नी है और आपका पुत्र ही आपका पुत्र है। उस पुत्र को तो उसके पिता का लाभ मिल ही रहा है, बस आप अपने पुत्र को पिता होने का प्रेम दे दीजिए, वो भूखा रहेगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये बातें बनती हैं, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब एक एक ग्रहों पे लेके आऊंगा। आपकी कुंडली में जो अच्छी बात है वो बता दूं। सूर्य के उच्च के होने के कारण आप पराक्रम कर सकते हैं। यहां चंद्रमा कुंभ का है, बदला न लेने की प्रवृत्ति हमेशा विकसित करिएगा। अपने जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं क्योंकि दशम स्थान का अधिपति विदेश भाव में बैठा है, अष्टम भाव का अधिपति मंगल पंचम में जा रहा है। इस वजह से व्यक्ति को खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए, खोजना चाहिए, खोज में रत रहना चाहिए, चाहे पुस्तकों का अध्ययन हो या फिर व्यक्तियों का अध्ययन हो, हमेशा जाहिर है कि करना चाहिए। आपकी कुंडली में पिता से आपकी ठंती बनती रहेगी क्योंकि शुक्र के साथ वो बैठे हैं और गुरु नीच के हैं, पर वस्तुतः वो नीच के हैं, उनका नीचत्व भंग हुआ है। पर एक बात बताता हूं, कई बार ग्रह गणित नहीं समझ पाता है और उसे ये पता नहीं चलता है, ये तो गणित की बात है ना, कि डिग्री में कमजोर नहीं है, निकट के हैं, दृष्टि पड़ रही है, वो केंद्र में बैठ गया है और डिग्री में निकट जा रहे हैं, राशि उसकी मंगल की जा रही है, नक्षत्र उसका ठीक है। पर एक बात बताऊं, कई बार वो फलीभूत नहीं भी होता है और वो यही प्रभाव दिखाता है क्योंकि ये पिता भाव में एक ग्रह नीच का बैठा ना, तो एक ग्रह जब कहीं पे भी नीच का बैठेगा तो वो भाव को कमजोर करेगा ना, तो कर रहा है, सीधी सी बात है। और उस पे अगर देखिए तो कोई भी ग्रह उसको देख नहीं रहा है, तो ये स्थिति को उसको कहीं से बल भी तो नहीं मिल रहा है।
उसके राशि को देख रहा है शनि। तो शनि जैसा ग्रह है वो पापी भाव का अधिपति बनता है, तो व्यक्ति के पिता जो हैं वो उसको काम करने के लिए कहते हैं, पर उसको यानी कि जातक को अपने पिता की बात कई बार नहीं सुहाती है और उसको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है और मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। तो इस चीज से बाहर निकलिए। अब एक एक ग्रहों की दृष्टि की बात करता हूं। तो सूर्य 7वीं दृष्टि से यहां देखेंगे, ये पत्नी के साथ कभी कभी मनमुटाव और भेद की स्थितियां भी पैदा करेंगे, पर व्यक्ति को अपना काम कर लेना चाहिए। व्यवसाय, लोहे से संबंधित मशीनरी और भारी भरकम मशीनों के बीच में रह करके काम करने वाला व्यक्ति कार्य अगर करना चाहे तो कर सकता है। लोहे का, स्टील का, फर्नीचर का कार्य बन सकता है और ये चीजें कर सकते हैं। बिल्डिंग सजाने का काम कर सकते हैं, टाइल्स मार्बल आदि का काम कर सकते हैं, पेंट का काम कर सकते हैं और पेंट बनाने की फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को कागज का व्यवसाय भी कर लेना चाहिए। ये भी एक स्थितियां बनती हैं। आपकी कुंडली में जो मूलतः बात बता दूं तो कुटुंबजनों से आपको लाभ बड़ा कम होने वाला है। ये मोटे तौर पे बता रहा हूं क्योंकि द्वितीय भाव का अधिपति शुक्र जो मृतप्राय है आपकी कुंडली में ऐसा लाभ कमजोर दे रहा है, क्योंकि ये कुटुंब का भाव होता है। यहां का अधिपति भी पापक ग्रह होकर के बैठा है और अपने भाव से षडाष्टक में है। पर एक बात जो कि बहुत अच्छी है कि चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध लाभ भाव से बनता है, तो ये व्यक्ति को प्रोफेशनल दायरे में बेहतरीन लाभ देता है और व्यक्ति के जीवन के कार्य क्षेत्र को कभी भी कमजोर नहीं होने देता है। यहां से आपको जीवन का संपूर्ण सुख मिलने के आसार कई गुना बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। ये महालक्ष्मी योग ही नहीं, महाभाग्यशाली योग भी होता है, क्योंकि भाग्य सुख का अधिपति लाभ में बैठा है। लाभेश का संबंध अगर सुख से बन जाए या सुख का संबंध लाभ से बन जाए तो ये अच्छी बात होती है। आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है वो एक बात और ये हो सकती है कि भाग्य के अधिपति दशम में आ रहे हैं और वो लग्न से केंद्र में है। अब धीरे धीरे और बता देता हूं। भाग्य का अधिपति केंद्र में आया और ये बहुत अच्छी बात है कि उस पे सूर्य और गुरु का संबंध जो है वो एक दूसरे से केंद्र में जा रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के मित्र होते हैं और ये दोनों अगर एक साथ केंद्र में आते हों तो जहां लग्न में सूर्य को कारकत्व की प्राप्ति होती है वहीं गुरु को भी दशम स्थान में कारकत्व की प्राप्ति होती है। और ये दोनों ग्रह क्रमशः सूर्य, बुध और सूर्य, गुरु और बुध एक दूसरे से जब केंद्र में आएंगे तो कुंडली के निगेटिव पक्षों को मजबूती में बदलने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ये बात? समझ में तो आ रही हैं चीजें या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं? समझने का प्रयास करिएगा। आसानी से समझेंगे तो एक भी पक्ष ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। और कुंडली बताऊं क्या होती हैं? कुंडलियां बस ध्यान से देखते रहो और उंगलियां कैसे चल रही हैं बस ये देख लो, फिर पता चल जाएगा कि क्या चीजें हो रही हैं। आपकी कुंडली में और भी कुछ अच्छी बात है वो बता देता हूं। आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति पंचम में जा रहे हैं। ये प्रेम रखते हैं, पुत्र का सुख देते हैं, पर पहला जो सुख मिलता है संतति का वो थोड़े कष्ट से मिलता है या पहले गर्भ को नष्ट होते हुए भी देखा जाता है। पर यह सिर्फ एक कुंडली की बात नहीं है, क्योंकि चंद्रमा भी यहां पापक हो रहे हैं जहां का अधिपति आपकी कुंडली में 12वें जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कि 12वें भाव में शनि को अच्छा फल करते देखा जाता है और देखे भी जाते हैं, वो अच्छे परिणाम देते भी हैं। पर चंद्रमा और मंगल की दृष्टि जो होती है वो सुख भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं। पुत्र का सुख है, पर गर्भाधान करते समय निश्चित रूप से कुछ अच्छे नियमों का पालन कर लेना चाहिए और विशेषतया नियम का पालन आवश्यक ही होता है। पंचम भाव में अकेले मंगल गर्भ को नष्ट करने का या कई बार संतति के सुख को रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु भी नीच के हैं, ये बात बनती है। और इस भाव से उनके जो संबंध बन रहे हैं वो षडाष्टक के बन रहे हैं, इस वजह से ये बात बनती है। अब बात चंद्रमा की करूंगा। आपकी कुंडली में वो सुख का अधिपति होकर के लाभ में गया है, चंद्रमा ठीक है। नौमांस में भी अगर चंद्रमा को देखता हूं तो गौर करिए, यहां वो शनि की राशि में था, मकर का नहीं कुंभ का था, और यहां वो शनि के साथ आ रहा है और मकर राशि का हो रहा है। शीत जनित बीमारियां संभव हैं, गले की बीमारियां और बदन दर्द। और एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है डिग्री में और अपने आप को कमजोर कर रहा था, इस वजह से व्यक्ति को आलसी बनाता है। तो गौर करिएगा, क्योंकि सूर्य शुक्र के प्रभाव में है, उसके साथ एक ऐसे ग्रह बैठे हैं जो व्यक्ति को भौतिकवादी बना देते हैं और सुख के प्रति व्यक्ति का प्रलोभन बढ़ा देते हैं, शुक्र। इस वजह से एनर्जी हमेशा वेस्ट ना करिएगा,
ऐसा इस वजह से भी बता रहा हूं क्योंकि राहु छठे भाव में बैठा है तो आलस्य देता है, पर विपरीत परिस्थितियों से आप में उलझने की अद्भुत क्षमता है। अगर चाहें तो आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ये राहु जिसके नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है आपको बहुमुखी बना सकता है, उसका लाभ आपको कैरियर में मिलेगा। पर राहु का प्रभाव गुरु के ऊपर पड़ने के कारण और गुरु धर्म भाव के अधिपति होकर के नीच में बैठने के कारण, नीच राशि में बैठने के कारण व्यक्ति के भाग्य को सपोर्ट में नुकसान करेगा। ऐसा इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि जन्म कुंडली में वो सूर्य के नक्षत्र को धारण करके बैठा है तो सूर्य को भी कमजोर करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति सूर्य से षडाष्टक में जा रही है, छठे में बैठा है और जिस राशि में बैठा है उस राशि के अधिपति सूर्य के साथ संबंध बना रहे हैं जो कि पहले से ही अस्त हैं और वक्री होकर के अशुद्ध हैं, तो अशुद्धि का दोष लगेगा। किसको? क्रमशः जो ग्रह संबंध बना रहा है राहु के साथ वो सूर्य है और वो सूर्य बुध के साथ बैठे हैं। मतलब कहने का है कि परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो तो घबराना नहीं है, उसको लेकर के चलना है क्योंकि आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप उसे बर्दाश्त और उसे सही तरीके से आजमा सकें। ये बात बनती है। अब 2-4 बात आपकी कुंडली में मंगल पीक पर कर देता हूं। मंगल यहां बैठा है, लग्नेश होकर के पंचम भाव में बैठा है। व्यक्ति का एजुकेशन भी कभी कभी बाधित होगा क्योंकि ग्रह अपना नैसर्गिक प्रभाव कभी छोड़ता नहीं है। वो क्रूर नहीं, पापक है तो पाप फैलाएगा। शुक्र की राशि में बैठा है तो कई बार तबीयत खराब होने की स्थितियां बनती हैं, स्वास्थ्य कमजोर या परिस्थितियां आरंभ में बड़े रस्से कस्से वाली होती हैं और कई बार अनुकूलता कम और प्रतिकूलता ज्यादा रहती है। हाँ, एक बात जरूर अच्छी है कि व्यक्ति को अपने किए गए मेहनत का फल जरूर मिल सकता है क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति चंद्रमा एकादशवें भाव में जाकर के शुभ ग्रह नहीं है वो, पर वो अगर पंचम भाव पे देखेंगे तो व्यक्ति को विद्वान बनाएंगे और व्यक्ति को समझदार इंसान बनाने के लिए ये काफी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र लग्न में बैठा है और व्यक्ति की कुंडली में जब शुक्र लग्न में हो तो व्यक्ति को भौतिकवादी तो बनाता है पर व्यक्ति को सुख देता है विद्या का, और व्यक्ति कई प्रकार की विद्याओं का जानकार होता है, राजा के सदृश हो जाता है, राजा से लाभ लेता है और राजा के निकट रहता है, मंत्री पद प्राप्त करता है। जहां भी व्यक्ति काम करेगा तो अपने बॉस के साथ रहता है, उसके साथ संबंध उसके अच्छे रहते हैं और व्यक्ति कंपनी के मालिक के पास आसानी से अपनी आवागमन को कर लेता है। मतलब वो जब चाहे तब अपने कंपनी के मालिक से मिल सकता है। चाहे कॉलेज की बात हो, वहाँ प्रिंसिपल से उसकी पहचान अच्छी हो जाती है या शिक्षकों से उसकी पहचान अच्छी हो जाती है। व्यक्ति की कुंडली में 5 नंबर की राशि में मंगल के बैठने के कारण और सुखेश के द्वारा दृष्ट होने के कारण और सुख के अधिपति को देखने के कारण, अब लग्नेश भी तो सुख को देख रहे हैं सुखेश को, ऐसी स्थितियों में लग्न और सुख का संबंध ठीक है। माता के साथ संबंध बहुत बेहतर रहने वाले हैं पर पिता के साथ कमजोरियां संभव है। अब बुध की बात करूंगा आपकी कुंडली में। अब यही को मंगल को यहां देख लेता हूं, यहां तुला के हो रहे हैं। मेहनत करिए और आगे बढ़िए क्योंकि यहां भी बुध भद्रयोग लगा रहा है, अपनी राशि का है पर वो वक्री होने के कारण अपने प्रभावों को कमजोर भी कर सकता है। अपने प्रभावों को वो उतना ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं दे सकता है जितना उसको देना चाहिए। इस ग्रह से इस भाव का अधिपति शुक्र आपकी कुंडली में सुख में बैठा है। पराक्रम करिए और मेहनत का लाभ है। ऐसा इस वजह से क्योंकि लग्न के अधिपति यही इशारा कर रहे हैं कि मेहनत कर लो। भुजाओं की राशि भुजाओं में ही बनी हुई है। भुजा का जो प्रभाव है या भुजा का जो घर होता है वो लग्न में बैठा है। आप काम करिए, आगे बढ़िए। मेहनत करने पे सफलता जरूर मिलने वाली है क्योंकि मेहनत के बाद किए गए फल का भाव पंचम भाव होता है। वहां लग्नेश खुद बैठ करके ये इशारा कर रहे हैं कि सुख का अधिपति तुम्हें देख रहा है, रोकने की इच्छा ना करो और ना ही रुको। शुरुआत करिए और जितनी जल्दी हो सके स्टेप लेकर के आगे बढ़िए, मूव करिए। रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। बुद्ध की बात अगर करूं तो लग्न में बैठा है, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएगा, तार्किक बनाएगा, समझदार बनाता है। वाणी का लाभ ले सकते हैं आप। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र बुध के साथ बैठा है और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव को वापस देख रहा है। सूर्य शुक्र और बुध जब एक साथ बैठ जाते हैं, दरअसल एक बात बताता हूं, सूर्य शुक्र और बुध एक साथ बैठना चाहते हैं पर कभी कभी बैठ करके भाव को खराब भी करते हैं और व्यक्ति के प्रभावों को क्षीणता में ले जाने वाले भी हो जाते हैं क्योंकि शुक्र भी तो कमजोर है इनकी कुंडली में ना, और बुध तो पहले ही वक्री और अस्त है दोनों, तो ये स्थिति सूर्य को भी प्रभावित करेगी। वस्तुतः वो पंचम भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति को विद्वान और बुद्धिमान बनाएंगे, पर फिर भी इन दोनों ग्रहों के प्रभाव के कारण, क्योंकि त्रिक भाव का अधिपति लग्न में आ रहा है तो व्यक्ति पराक्रम का लाभ ले सकता है पर चीजें आड़े आएंगी।
ऐसा इसलिए क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पे है और यह व्यक्ति को आलस्य देता है। राहु उसमें बल देगा, व्यक्ति आलस्य करेगा। जगने में दिक्कत ना करिए और बलवान करिए अपनी उस स्थिति को जहां आप किसी भी समय जग सकते हैं और कितनी भी देर जग सकते हैं। मेहनत करिए, क्योंकि यहां पे भी मैं विष दोष देख रहा हूं। शनि यही खुद बैठा है, आलस्य देगा और भरपूर देता है, तो इससे बंद करके मत रहिएगा। रेगुलरिटी रखिए, काम आप रेगुलर नहीं करते हैं, एक दिन करेंगे 5 दिन फिर ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये चीजें इस कुंडली में दिख रही हैं। व्यक्ति टाइम पे चीजें भूलता है, टाइम पे उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, निर्णय लेने में दिक्कत होती है और चीजों को कंफ्यूजन से देखता है। हर बार एक ही चीज दिमाग में रिपीटेशन के तौर पे आती है और वो व्यक्ति के दिमाग को कमजोर करने के लिए काफी है। व्यक्ति टेबल पे बैठने से पहले कई सारी चीजें सोचता है पर कर नहीं पाता है। ये कुछ आपकी कुंडली की कमजोरियां हैं जो आपको बता रहा हूं, इसको हमेशा ही दूर करने का प्रयास करिएगा। अब एक बात बता दूं, आपकी कुंडली में बुध की बात है, वो लग्न में बैठा है और उसकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठी है। नशों का ख्याल जरूरी है और कई बार आपके पास ऐसी भी स्थितियां होंगी जहां व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से उलझा रहे। हालांकि डॉक्टर के पास जाने के बाद वो बात पता चलती है कि नहीं ऐसी कोई बीमारी नहीं है, पर फिर भी व्यक्ति संशय से युक्त रहता है, नहीं मुझे कुछ हुआ है क्या, कुछ तो है, मैं ठीक नहीं हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये कमजोर और ये भ्रम हमेशा दिमाग में चलता रहेगा। ये शनि और राहु का प्रभाव है, क्योंकि आत्मविश्वास भी जो है वो सूर्य के साथ और राहु के साथ ही तो युति कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखिए तो लग्न के अधिपति जो हैं वो पंचम में बैठे हैं और उसके जस्ट आगे राहु बैठा है, मतलब बाद वाला जो घर है वो कहीं ना कहीं दुष्प्रभावित है इस वजह से। और उसके जस्ट आगे रोग की राशि भी तो बन रही है। तो ये कारण है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को जितना निखार करके सामने आना चाहिए या निखर करके जितना सामने आना चाहिए वो नहीं आता है। सूर्य बुध और शुक्र के लग्न में बैठने के कारण व्यक्ति का विद्या भाव ठीक बनता है, विद्या अध्ययन का क्षेत्र अच्छा बनता है, काम का क्षेत्र अच्छा बनता है, पर मानसिक अवस्थाएं कमजोर सी मालूम पड़ती हैं। ये बुध की बात थी। अब गुरु की बात करूंगा। भाग्य के अधिपति दशम में बैठे पर नीच के हैं। नीचत्व भंग हुआ 2-3 तरीके से, डिग्री से भी केंद्र में आ रहे हैं, शनि का प्रभाव भाग्य भाव पे है और ये स्थितियां कुंडली को ठीक कर रही हैं। पर जरा गौर करिए, राहु इस भाव से केंद्र में जा रहा है, ये इस भाव को कमजोर करेगा। ध्यान से, राहु इस भाव से केंद्र में जा रहा है 1 2 3 4, तो ये कहीं ना कहीं कमजोर हो सकता है। और इस भाव से एक पापक ग्रह, और जरा गौर करिए तो चंद्रमा से 7वें मंगल बैठा है और 8वें राहु, ये कहीं ना कहीं चंद्रमा को कमजोर करेंगे। ये बात क्लियर है। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के अंदर, और राहु का प्रभाव गुरु पे भी है जो कि पहले से ही नीच का है। धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए और सबके साथ स्थितियां अनुकूलता की रखनी चाहिए। आप में मेहनत करने की जबरदस्त और अद्भुत क्षमता है, उसको पहचानने का प्रयास करिए। धन के मामले में अगर देखता हूं तो कुंडली अच्छी बनती है, महाधनी योग लगा है। लाभ भाव में चंद्रमा जैसे ग्रह के बैठने के कारण और उसके पीछे गुरु और आगे शनि और केतु। शनि और केतु जो कि शनि दशम भाव के अधिपति होते हैं वो परिवर्तन योग बना रहे हैं। ऐसी स्थितियों में सामान्यतया ये कुंडली धन के मामले में कमजोर नहीं है। लक्ष्मी का आवागमन बना रहेगा क्योंकि सूर्य उच्च के हो रहे हैं। भाग्य भाव का अधिपति दशम स्थान में बैठा है, ये धर्म कर्माधिपति योग भी लगा रहा है। और ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को सत्कर्म करना चाहिए और श्रेष्ठ कर्मों से ही पैसे कमाने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके मेहनत करिए रगड़ के, और फिर देखिए आपकी सफलता आपके साथ खड़ी है, क्योंकि लग्न का अधिपति वही इशारा कर रहा है। एक बात और कहूंगा, ये गुरु की बात थी, उनकी 5वीं दृष्टि धन भाव पे जा रही है तो धन अच्छे जगहों पे ही खर्च होगा, पर व्यक्ति के पास कई बार धन रहेगा ही नहीं। ऐसा इस वजह से भी बनता है क्योंकि धन भाव खाली है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि व्यक्ति की कुंडली में धन भाव का अधिपति लग्न में बैठा है तो कहीं ना कहीं से वो धन लाने का व्यक्ति जी तोड़ प्रयास करेगा और व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। तो जब भी व्यक्ति के पास धन नहीं रहेगा तो पिता सम्मुख खड़े हैं, पिता का धन खड़ा है, मित्र का धन नहीं मिल सकता, भाई का धन भले ना मिल सकता हो, दूसरे का धन भले ना मिला, पर पिता का धन हमेशा है आपके साथ, क्योंकि वो लग्न में है और सूर्य के साथ बैठा है सप्तम भाव का अधिपति होकर के। यहां से आपके डेली बेसिस का इनकम देखा जाता है। उस भाव का अधिपति आपके साथ लग्न में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, अपने आप को कमजोर नहीं कर रहा होता तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो सकती थी। ये बातें बनती हैं।
गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ उच्च की पड़ेगी। ऐसी स्थितियों में पिता के साथ संबंध जहाँ कमजोर होते हैं वहीं माता को और माता के स्वास्थ्य को वो ठीक भी करेंगे। पर एक बात बता देता हूँ, इस भाव का अधिपति षडाष्टक में जा रहा है और कुंभ का हो रहा है जिसका अधिपति 12वें है और वो मंगल से दृष्ट हो रहा है, तो रक्त से संबंधित समस्याएं बन सकती हैं। पर वो लग्नेश है, इस वजह से जैसे ही बीमारी होगी तुरंत स्टेप भी दिलवाएगा। ऐसी स्थितियां बनती हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी ऐसी स्थिति में कि वो अति शत्रु के भाव को देखेंगे और वो लग्न से केंद्र में जा रहे हैं, तो लग्न से केंद्र में गुरु और गुरु से जस्ट आगे चंद्रमा। ये स्थिति चंद्रमा को फलदायी और फल देने वाली होती है। गुरु से चंद्रमा का संबंध एकदम आगे पीछे का है, तो ये व्यक्ति को विद्वान, श्रेष्ठ, यशस्वी और पुण्य कर्म करने वाला बनाता है, क्योंकि दूसरे भाव पे गुरु की दृष्टि और 9वें भाव में गुरु की राशि बन रही है। ये स्थितियां व्यक्ति को धार्मिक दृष्टिकोण से मजबूत और श्रेष्ठ बनाती हैं। व्यक्ति परिवर्तन पसंद करता है, ठंडे जगहों पे रहना उसे भाता है। ये बातें बनती हैं। शुक्र की बात अब करूंगा, इस पे गुरु को देख लेता हूं। आपकी कुंडली में गुरु जो बनते हैं वो पंचम के अधिपति होकर के लग्न में गए हैं और जरा गौर करिए तो यहाँ वो नीच के थे, पर यहाँ पे मित्र की राशि में जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में ग्रह अपनी दशाओं में अच्छा फल करेगा और ये बात कभी भी भूलने वाली नहीं है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व गुरुवत भी होगा, क्योंकि केतु भी साथ में बैठा है और सूर्य के साथ सूर्य की राशि में बैठा है और जन्म कुंडली में राहु केतु का प्रभाव होगा। धर्म को छोड़ करके नहीं चलना है किसी भी स्थिति में। धार्मिक लोग, धार्मिक पाठ, किसी भी प्रकार का मठ मंदिर हो उसके सदस्य बन सकते हैं। कोई गुप्त संस्था हो जो धर्म के लिए काम करती हो उसके सदस्य बन सकते हैं। मंदिर के, मठ के अधिपति से अपने संबंधों को विकसित करिए, आपको लाभ होगा। और व्यक्ति को सत्कर्म करते हुए ही जीवन की यात्रा पूरी करनी चाहिए। ये बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इसका संदेह मुझे हो रहा है कि व्यक्ति कभी भी राहु की दशा में या गुरु की दशा में ही अधर्मी या निष्ठुर हो जाएगा और कर्म गलत भी करने लग सकता है। तो इस बात का याद रखना है। गुरु का प्रभाव है ये ठीक है, पर पंचम के अधिपति आपकी कुंडली में विद्या की स्थिति अच्छी हो रही है हर जगह। रुकावट के बावजूद भी व्यक्ति विद्या पूरी कर लेता है, क्योंकि यहां भी लग्न के अधिपति पंचम में बैठे थे और परिवर्तन योग कर रहे थे। तो एक लग्न के अधिपति का पंचमेश के साथ परिवर्तन योग बना और साथ ही साथ अगर देखता हूं तो विद्या में कमजोरी क्यों मिली या एजुकेशन रुक रुक करके क्यों पूरा हुआ, क्योंकि ज्ञान का कारक जो है वो नीच का बैठा है। इस वजह से ये इसका कारण था। इसके लिए इसी को कारण और जिम्मेदार मानना चाहिए। दूसरी बात बता दूं तो पंचम भाव में मंगल जैसा पापक ग्रह बैठा है, वो लग्नेश है, इस वजह से उसको पूरा जरूर करवाएगा पर अपना प्रभाव भी दिखाएगा। वो विलंब भी करेगा और रुकावटें भी लाएगा। उसके बाद बता दूं तो जन्म कुंडली में गुरु यहां 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं और वो केतु के साथ है। राहु का प्रभाव है जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति पे, तो चीजें बनेंगी और बिगड़ेंगी भी। तो ये स्थितियां बनती हैं। अब एक बात शुक्र की बात करता हूं। शुक्र लग्न में बैठा है, ये बेहतर हो रहा है पर मृतप्राय है। एक बात और कहता हूं, अस्त होने वाले ग्रह अपनी दशाओं में कमजोर फल देते हैं, यानी कि आपकी कुंडली में बुध और शुक्र ये दोनों अस्त हैं और ऐसी स्थितियों में वो बुद्धिमानी कम कर देते हैं कई बार। तो निर्णय लेने से पहले अपने पिता का जरूर ही लाभ ले लीजिए। आपको सबसे ज्यादा लाभ आपकी कुंडली में आपके जो जितने बड़े लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो आपका पिता ही होता है, उसके बाद बड़ा भाई, इन दोनों का लाभ आपके जीवन में हमेशा मिल सकता है। पर वस्तुतः आप उनके लिए आर्थिक रूप से मजबूती के कारण बन सकते हैं। पर हो सकता है कि आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलता हो क्योंकि पैतृक धन का लाभ है, पर ये चीजें सिर्फ अर्थ के रूप में ही सीमित होती हैं। बाकी अन्य क्षेत्रों में पिता का और बड़े भाई का लाभ थोड़ा कम सा मिलता है। जब भी आप मानसिक रूप से कमजोर हों तो सबसे पहले अपने पिता के पास जाइए। जब भी आप मानसिक रूप से कमजोर हों तो पिता की अनुपस्थिति में अपने बड़े भाई के पास जाइए। ये स्थितियां बनती हैं। अब शुक्र है यहां लग्न में, ये बात बता रहा था, तो ये ठीक है। पिता भाव को अगर या पिता के कारक के साथ अगर शुक्र बैठा हो तो पिता से लाभ है और बेहतरीन है। उनके साथ जितना ज्यादा हो सके संबंध बेहतर बनाइए, उनके निकट बैठिए, उनको एहसास दिलाइए कि आप उनके पास जा रहे हैं और उनसे संबंध बेहतर करना चाह रहे हैं, क्योंकि शुक्र है वो शुभता दे सकता है, लाड दे सकता है, तो ये कर लीजिए। अगर यहां पे बात करता हूं तो शुक्र ठीक बैठा है क्योंकि वो जन्म कुंडली के सप्तम भाव का अधिपति होकर के अपनी राशि को देख रहा है, पर अस्त है, इस वजह से दांपत्य में कमजोरी मिल सकती है। पत्नी के साथ कई बार अनबन और अपनी पत्नी भाएगी नहीं, ये बात मैंने पहले ही बता रखी है। यहां पे बात करता हूं तो जन्म कुंडली में शुक्र दिग्बली हो रहा है, पर मंगल की राशि में बैठा है, ये समता का संबंध होगा उसके साथ। और यहां पे यहां का अधिपति
मंगल की राशि में और मंगल शुक्र की राशि में, ये नवमांश में परिवर्तन योग बन रहा है, जो कि व्यक्ति के दूर जा करके और व्यक्ति की मेहनत के बाद सुख और व्यक्ति को कहीं ना कहीं सांसारिक सुखों का भोक्ता बना रहा है, क्योंकि शुक्र है यहाँ पे और यहाँ पे सुख भाव से शुक्र केंद्र में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, इस वजह से कि यहां से चौथे भाव में भी उसकी राशि बन रही है और यहां से वो चौथे है। तो ये एक बहुत गजीय अजब तरीके का गूढ़ रहस्य होता है। जिस भाव का अध्ययन करते हो उस भाव से शुभ ग्रहों को जरूर देख लेना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये बातें बनी, अब क्या बताऊं। तो शुक्र के बाद शनि बचते हैं, दशम और एकादश में के अधिपति हुए, जाकर के जन्म कुंडली में विदेश में बैठे हैं। अष्टम भाव के अधिपति होते हैं मंगल, वो पंचम भाव में बैठे हैं और मंगल और शनि का संबंध छठे आठवें का बनता है। तो अष्टम भाव के अधिपति बने मंगल और वो दशम भाव के अधिपति से षडाष्टक में जा रहे हैं। बाहर जाइए, दूर जाइए, ऐसा इसलिए क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहां है, वो अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं। तो धन कमाने के लिए दूर जाइए, क्योंकि दशम स्थान का अधिपति विदेश भाव में बैठा है और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में पापक ग्रह की राशि बन रही है, जिसका अधिपति पंचम भाव में बैठा है। यानी कि विदेश जाने पे यश बढ़ेगा, अपने जन्म स्थान से दूर जाने पे गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी मिल सकती है और उसका सुख भी है। क्लियर है। शनि की सातवीं दृष्टि यहां है। शनि राहु का संबंध हो, अपने स्वास्थ्य का रेगुलर जांच और प्रक्रिया रखना ही होगा। और स्वास्थ्य में और परिस्थितियों से आप में लड़ने की अद्भुत क्षमता है, तो कभी भी रुकिए नहीं, आगे बढ़िए, कर्म करिए और रुकने का कोई मतलब नहीं है। उस शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है, भाग्य भाव के अधिपति से उसका संबंध तृतीय एकादशवें का है। तो जब भी शनि की दशा में या गुरु की दशा में शनि का संबंध बनेगा तो भाग्य का लाभ देगा। नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, श्रेष्ठ कर्म कर सकता है, व्यक्ति धार्मिक कृत्य कर सकता है, कई अन्य लोगों से उसके मिलने का योग बनता है, अपने से श्रेष्ठ लोगों से उसको आशीर्वाद के प्राप्त होने की स्थितियां भी बनती हैं। व्यक्ति के वैसे समय में जब गुरु जागृत हो रहे हों, व्यक्ति की कुंडली में जब भी गुरु की दशा हो, मंगल की दशा हो, सूर्य की दशा हो, शुक्र की दशा हो, ये व्यक्ति को सुख, संपत्ति, श्रेष्ठता, अच्छे विचार, सद्गुण, सकारात्मक यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली बनाने वाली हैं। इस कुंडली में अगर कोई कमजोरी होगी तो गुरु की दशा अच्छी होने के साथ साथ थोड़े कमजोर फलों को भी देगी। शुक्र की दशा मारक होने के बावजूद, सुख भाव से उसका संबंध केंद्र में जाने के बावजूद भी शुक्र दशाओं में अच्छा रहने वाले हैं। ये स्थितियां बनती हैं। आपके लिए सबसे अच्छी जो राशि होती है वो मिथुन राशि और वृषभ राशि, ये दोनों राशियां अच्छी होती हैं। मिथुन राशि और वृषभ राशि, समझ गए होंगे। मिथुन राशि और वृषभ राशि आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, आपके लिए कन्या राशि अच्छी हो सकती है, आपके लिए वृश्चिक राशि अच्छी हो सकती है। तो ऐसे लोगों से मित्रता करिए तो लाभ होगा। अगर ऐसे शहरों में जाकर के जिनका नाम कुंभ से बनता हो, जिनका नाम वृषभ से बनता हो, मिथुन से बनता हो, वृश्चिक से बनता हो या कन्या से बनता हो, ऐसे शहरों में और ऐसे लोगों से आपकी मित्रता ज्यादा अच्छी होगी। आपका विवाह और विवाह के बारे में अगर चर्चा कर दूं तो नवमांश कुंडली में यहां राहु बैठा है, यहां शुक्र बैठे हैं, गुरु केंद्र में आ रहे हैं, यहां देख रहे हैं, ठीक है, विवाह से संबंध ठीक होने वाला है, मिला करके करिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचम भाव में मंगल बैठे हैं और मैंने पहले ही बात कह रखी है कि राहु का प्रभाव है यहाँ पे, क्योंकि वो इसके पीछे ही है और इसके भी आगे हैं। तो ये प्रेम का भाव होता है, जहां मंगल बैठा है तो कहीं कहीं उग्रता भी देगा, और यहाँ तो सप्तम भाव में वो बैठा ही है। तो ये ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए अपनी पत्नी से ही, किसी दूसरे से नहीं। ये बात बनती है। अब क्या बताऊं, धन नवमांश में ठीक है, यहां चंद्रमा बैठा है, ये अच्छी बात है। धन का अधिपति लग्न में आ रहा है, ये अच्छी बात है। भाग्य के अधिपति दशम में आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लग्न के अधिपति पंचम में आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। नवमांश में लग्न का अधिपति जो है वो सूर्य आपकी कुंडली में धन में जा रहा है, ये धन को ठीक रखेगा। धन का अधिपति लाभ में जा रहा है, ये लाभ को और धन को दोनों को ठीक रखेगा। व्यक्ति एक जगह से नहीं कई जगहों से पैसे कमाने का चक्कर भी चलाए तो चला सकता है। पराक्रम का अधिपति सुख में, ये अच्छी बात है। सुख का अधिपति पराक्रम में, इन दोनों का परिवर्तन करना ये अच्छी बात है। मंगल सुख के अधिपति, ये संबंध बताया। पंचम भाव के अधिपति केंद्र में, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो केतु के साथ बैठे हैं, व्यक्ति को कई प्रकार की विद्याओं का जानकार, और यही वजह है कि आप ज्योतिष का चैनल देखते हैं। पंचम भाव के अधिपति केंद्र में अगर बैठ रहे हो तो ये बहुत बेहतरीन होता है, व्यक्ति को सर्व प्रकार का सुख और सुखों का भोक्ता बनाता है। छठे भाव के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं, कहां, यहीं बैठे हैं। इस वजह से यहां पे माता के संबंधों को और माता के स्वास्थ्य को ठीक रखने के बावजूद
भी वो कई बार माता के स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं। प्रतियोगिताओं में कभी कभी असफलता मिलने के योग दिखते हैं और व्यक्ति को अपने बल पे ही आगे बढ़ने का प्रयास पूरा कर लेना चाहिए। सप्तम भाव का अधिपति शनि पीछे जा रहा है, इस वजह से एक कारण यहां बनता है और यहां पे राहु बैठने के कारण दाम्पत्य को कमजोर और पत्नी रोगी आती हैं और उनके साथ कई बार मन मिलता नहीं है। सप्तम भाव का अधिपति पीछे गया है, ये बात बताई। अष्टम भाव का अधिपति केंद्र में गया है, इस वजह से पेट का ख्याल, बाजार का सामान और गुप्त विद्या ये चीजें बनती हैं। पर बाजार का सामान बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुरु है, केतु के साथ बैठा है, वो कई बार पाइल्स आदि की बीमारियां दे सकता है। गैस, एसिडिटी, कब्जियत, हड्डी का रोग, नसों के संबंध में रोग और कई बार व्यक्ति को भ्रमात्मक स्थितियां अपने स्वास्थ्य को लेकर के हो जाती हैं। व्यायाम, एक्सरसाइज हमेशा करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव यहां है। ये यही इशारा करता है कि व्यक्ति को रेगुलराइज होना चाहिए। भाग्य भाव का अधिपति मंगल जन्म कुंडली में भाग्य को देख रहा है, धर्म का अधिपति यहां भी धर्म को देख रहा है, यहां भी धर्म का अधिपति केंद्र में आ रहा है। ऐसी स्थितियां जहां पे सूर्य नैतिक शिक्षा के अधिपति होते हैं, वो लग्न में बैठे हैं, तो व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे, मनोवृत्ति वही रहे तो ज्यादा अच्छी है। दशम के अधिपति शुक्र आपकी कुंडली में दिग्बली हो रहे हैं, ये एक अच्छी और बेहतरीन बात है सांसारिक सुखों के लिए और व्यक्ति के अपने खुद के काम करने के लिए। एकादशवें के अधिपति एकादशवें में बैठे हैं और 12वें भाव का अधिपति चंद्रमा 12वें भाव को देख रहा है। आपकी कुंडली में विदेश जाने का और विदेशों में रह करके उसके साथ संबंधों को विकसित करने का अवसर बहुत बेहतर है। अब एक बार यहां तक तो समझ में आ गई होंगी चीजें, कुछ छूटा तो नहीं है। अब इतना गंदा हो गया, ये तो पूरा गंदा हो गया। अब D4 चार्ट पे आता हूं, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा का मतलब ध्यान से ही समझना है। कर्क लग्न की कुंडली बनती है भाग्य भाव, यानी कि चतुर्थांश आपकी कुंडली में कर्क का बनता है। यहां लग्न में 4 नंबर लिखा है, अगर हम इसको नौमांश हटा करके D10 कर दें तो, D10 अगर करें तो, या D4 करें तो, सॉरी गलत हो गई, माफी करिए, D4 अगर करें तो, यानी कि यहां कर्क की राशि बनी तो यह अच्छी बात है। यहां का अधिपति होकर के चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं मंगल के साथ, तो जरा गौर करिए। तो 4 नंबर यहां लिखेगा तो 8 कहां लिखेगा, 4, 5, 6, 7, 8। पता है आपको आप कितने भाग्यशाली हैं? ये सिर्फ मैं ही कह सकता हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। लग्न के अधिपति और पंचम के अधिपति एक साथ, जहां लग्न और पंचम का योग लाभ भाव में बनता हो और लग्न के अधिपति D4 चार्ट में उच्च के होते हों और पंचम भाव को देख रहे हों, तो सभी प्रकार का सुख तो देने ही वाले हैं। बस आप अपनी प्रवृत्ति कुछ ऐसी रखिएगा कि आप बेहतरीन हैं, क्योंकि आप मेष के हैं तो कभी कभी झूठ भी बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं और कई बार चीजें बोलने ही के लिए मजबूर भी कर देती हैं। तो ये याद रखना है, क्योंकि चंद्रमा है आपको श्रेष्ठ बना रहा है। कुंभ लग्न दार्शनिक लग्न होता है और ये बेहतरीन लग्न होता है। शांत चित्त और स्थिरता के साथ व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। जीवन की यात्रा प्रतियोगिताओं में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद के चाल से चलिए, किसी दूसरे की चाल का कोई कॉपी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां भाग्य भाव ठीक बना। अब यहां पे गौर करिए तो D4 चार्ट में यहां पे भाग्य भाव में गुरु की राशि बन रही है, जो जा रहा है सुख में, ये और भी अच्छी बात है। और वो सूर्य के साथ बैठा है, यानी कि सूर्य का संबंध किसके साथ बना, जन्म कुंडली में भाग्य के साथ, जो कि खुद D4 चार्ट में धन भाव का अधिपति होगा। मैंने बात कही थी ना, यहां 4 नंबर लिखा है तो यहां 5 लिखेगा, यानी कि द्वितीय भाव का अधिपति भाग्य भाव के अधिपति के साथ सुख में जाकर के संबंध बना रहा है। वहां वो नीच का हो करके भी, और यही वजह है कि आपको अपने जन्मस्थान से दूर जाकर के ही भाग्य में सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि यहां भाव खाली है और यहां का अधिपति लाभ में बैठा है, यह स्थिति। और उसके बाद अगर देखता हूं तो मंगल भी बहुत बढ़िया है, यहां पे ये बातें अच्छी बन रही हैं। पराक्रम करिए, मेहनत करिए और जबरदस्त मेहनत करने का भाव चल भी रहा है। D10 चार्ट कर्म क्षेत्र में अगर देखता हूं तो मैंने कहा गुरु और शनि बेहतरीन है, यहां पे बैठे हैं और वो पंचम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। अपना कोई भी लोहे का कारोबार शुरू करिए, मशीनरी और मशीन के निकट रह करके कोई भी काम चालू कर सकते हैं। कोयले का कारोबार भी आपकी कुंडली में बनता है, पर वो बहुत कम बनेगा। पर एक बात बता देता हूं, मशीन का कारोबार आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। अपना कोई काम हार्डवेयर की दुकान कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दुकान कर सकते हैं, ये सारी चीजें बनती हैं। अब क्या बताऊं, बाहर निकलने से बचिएगा। काम को लेकर के अगर कभी भी बाहर जाने की हो और बाहर बिजली कड़क रही हो तो थोड़ा रुक जाइएगा। सिंह वाले जानवरों से बच के रहिएगा, किसी दूसरे पे भरोसा कभी मत करिएगा।
और एक बात बता दूं तो अपने ऊपर भरोसा ही आपको जीतने के लिए सही रास्ता दिखा सकती है। कुछ इसी तरीके से हाँ, आपकी कुंडली में दशाओं में सूर्य, राहु, केतु, मंगल और शुक्र, सूर्य, राहु, केतु, मंगल और शुक्र। सूर्य इसलिए क्योंकि बेहतरीन हो रहे हैं, राहु इसलिए क्योंकि वो जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठा है कन्या का होकर के वो ठीक होगा, केतु भी ठीक होगा क्योंकि वो दशम भाव के अधिपति के साथ युति कर रहा है और बेहतरीन होगा, वो यहां पे खराब नहीं है। सूर्य, राहु, केतु, मंगल लग्नेश हैं, ये ठीक होंगे और शुक्र इनकी दशाएं अच्छी जाएंगी। शनि, बुध, गुरु और चंद्रमा इनकी दशाएं मेहनत करवाने वाली होंगी और लाभ भी देने वाली होंगी। अब आपने कहा था कि बड़ा बनाइएगा, तो बना दिया। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।